मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 8। जेम्स पैरे और इसके साथी वापस नहीं आए थे। वो सुबह की रोशनी नमूदार होते ही अपनी मुहिम पर निकल जाते और न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर रात को वापस आते थे। इधर टारीवागा के मामलात बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और बड़े पुजारी की आमद के बाद मुतमईन अंदाज में अपना वक्त मामूल के मुताबिक गुजार रहे थे। बड़े पुजारी के मेहमान जिनके बारे में इनके मासूम ज़हनों ने कोई फैसला नहीं किया था, इनके लिए मुतबर्रिक थे और जहां भी वो नजर आते इनका एहतराम किया जाता। इधर छोटे छोटे मामलात भी अपने मामूल के मुताबिक चल रहे थे। मसलन निगारा ने खुशी के साथ अपनी बेटी धुआ को झोंपड़े में भेज दी थी और वहाँ के उसूलों के मुताबिक सागी को उरूका की जिंदगी का साथी बना दिया गया था, जबकि हम्बा इनका मुसलसल दोस्त और निगरान था। ये कोई नहीं जानता था कि हम्बा के दिल में मोहब्बत की एक कोंपल फूटी थी जो फौरन ही किसी के पांव तले आकर सरनिगू हो गई और अब सूख कर खत्म हो गई थी। इस वक्त भी जेम्स पैरे मौजूद नहीं था। रीटा हार्वे और बाकी तमाम अफराद एक जगह जमा थे। यूट भी इनके पास नहीं था और एमरे के साथ अपने रहायशगाह में मौजूद था। रीटा हार्वे ने मुस्कुराते हुए कहा, कमर मेहताब अली, सर हिदायतुल्लाह, डेर लॉर्क एंजलू और माइकल बायर, तुम लोग हम पर तो हकीकतों का इंकशाफ करते रहे हो और बड़े बड़े पुरस्कार इंकशाफात किए हैं तुम लोगों ने, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने जो इंकशाफ कर रही हूँ वो इतना अजीब है कि तुम्हारी उम्र भर की काविशें इसके सामने बेअसर हो जाएंगी। सबने दिलचस्पी से रीटा हार्वे को देखा तो रीटा हार्वे कहने लगी, सर हिदायतुल्लाह, अभी पिछले ही दिन की बात है कि माइकल बायर और लॉर्क एंजलू मुझसे सरदार खान और शमसा के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक औरत की निगाह किस कदर तेज हो सकती है, क्या मैं इसका इजहार कर सकती हूँ। मैंने हैरत से इनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, इन्हें शुबा है कि शमसा और सरदार खान मियाँ बीवी नहीं है और वो बच्ची शमसा की बेटी नहीं है। सर हिदायतुल्लाह की कानों की लुएं सुर्ख हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। अलबत्ता बाकी अफराद हैरत से बोले, तो फिर क्या हुआ। बस ये बात मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती थी और मैंने इसकी खोज शुरू कर दी, लेकिन इस खोज के नतीजे में जो इंकिशाफ हुआ वो मेरे लिए भी इस कदर नाकाबिल यकीन है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, जो कुछ हुआ वो इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ नोयत का हामिल है, और अगर इस बात पर किसी जानिब से कोई रद्दमल होता है तो यकीन करें मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुँचेगा। क्योंकि भाई तुम बहुत पुरस्कार होती जा रही हो, तुमने बड़ा सस्पेंस कर दिया है। मामला क्या है? इन्हीं दोनों की बात है, शमसा और सरदार खान की। हाँ, कोई ख़ास बात मालूम कर ली तुमने? कमर मेहताब अली ने कहा। ऐसी ख़ास बात कमर मेहताब अली कि तुम सुनोगे तो हैरत से दीवाने हो जाओगे। तो फिर तुम वो ख़ास बात हमें ना सुनाओ, क्योंकि अभी हमें बहुत से काम करने हैं। कमर मेहताब अली ने हंसकर कहा, नहीं, इस बात का इंकिशाफ भी बेहद ज़रूरी है, वरना यकीन करो अगर वो इतना ज़रूरी ना होता तो मैं खुद इसे दिल में दबा जाती, क्योंकि वो दोनों बच्चे मुझे जिस कदर पसंद हैं मैं बयान नहीं कर सकती। ताज्जुब है भाई, ताज्जुब है, वाकई ताज्जुब की बात है, मगर किस्सा क्या है, कुछ बताओ तो सही। हैरत की बात यह है कि एक बाप अपनी औलाद को नहीं पहचान सका। सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात यही है। गुड, वेरी गुड। वो कौन बेवकूफ़ बाप है? सर हिदायतुल्लाह ने कहा और रीटा हार्वे के हलक से एक ज़ोरदार कहका निकल गया। सॉरी सर हिदायतुल्लाह, अगर मैं कहूँ कि वो तुम हो तो क्या? हाँ, अगर मैं कहूँ कि वो तुम हो तो मैं समझूंगा कि किसी बात पर नाराज़ होकर तुम मुझे गाली देना चाहती हो। नहीं जनाब, हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या बात है, बताओ। हकीकत यह है कि सर हिदायतुल्लाह कि वो बाप तुम ही हो। मैं? हाँ भाई, क्या फजूल बातें लगा रखी हैं तुमने, सच सच बताओ। सर हिदायतुल्लाह, क्या तुम इस बात को तस्लीम करोगे कि तुम्हारी बेटी अर्शी भी इस मुहिम में तुम्हारे साथ शरीक है? क्या? सर हिदायतुल्लाह से ज़्यादा कमर मेहताब अली, माइकल बायर और लॉर्क एंजलो हैरान हुए। हाँ सर हिदायतुल्लाह, तुम्हारी बेटी है। कौन? अर्शी? हाँ। कहाँ है? शमसा के रूप में। क्या बेकार बातें कर रही हो। देखो, ये बात तय है कि इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैंने कह दिया है कि अगर इस बात पर तुम चिरागपा हुए और कोई गलत बात निकली तो मेरा ख्याल है ये हमारे मिशन के लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी। तुम जो कुछ कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मैं इस खोज में थी कि मैं इन दोनों को बातें करते हुए सुना, यानी सरदार खान और शमसा को। शमसा इस बात पर सख्त परेशान थी कि अगर ये बात सर हिदायतुल्लाह के इल्म में आ गई तो वो इससे सख्त नाराज़ होंगे। शमसा के रूप में अर्शी है जिसने मेकअप किया हुआ है। सर हिदायतुल्लाह, वो कहानी एक बार फिर दोहरानी पड़ेगी जो शायद तुमने पूरी तफसील से सुनाई थी, यानी उस बच्ची की कहानी
जो नीलकंठ से ले जाई गई थी और जो नीलकंठ का मुस्तकबिल है। तुम बताओ क्या हुआ था। नहीं कमर मेहताब अली, आप बताइए, या फिर सर हिदायतुल्लाह को बताना चाहिए। भाई मैं क्या बताऊं, एक बच्ची अर्शी के पास थी। सर हिदायतुल्लाह और अर्शी ने इस बच्ची को कहीं से हासिल किया था, किसी भी हैसियत से, किसी भी शक्ल में। उसके बाद बच्ची को अपनी बेटी के घर ड्रामा करती रही, और इसके बाद जब तुम्हें इल्म हुआ कि बच्ची तो वही है जिसे मिर्ज़ा नसीर बेग और कमर मेहताब अली तलाश करते फिर रहे थे, और कमर मेहताब अली जिसे नीलकंठ से लेकर गए थे, तो सर हिदायतुल्लाह ने वो बच्ची अगवा कर ली। हाँ मैंने ऐसा किया था। इसके बाद वो बच्ची फिर तुम्हारे पास से गायब हो गई। हाँ, क्या तुम्हें इल्म है बच्ची कहाँ गई थी? नहीं, मेरे इनमें नहीं है। इसे एक बार फिर अर्शी ने हासिल कर लिया था। फिर जब तुम इस मुहिम के लिए निकले तो अर्शी ने तुमसे ज़िद की थी कि इसे भी मुहिम में शरीक करो। हाँ की थी, और तुमने इसकी बात नज़रअंदाज कर दी थी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्शी ने अपने एक पुलिस अफसर दोस्त की मदद से एक प्रोग्राम बनाया। मेकअप करके वो शमसा की हैसियत से हमारे साथ शामिल हो गई, और वो पुलिस अफसर जिसका असल नाम नादिर शाह है, सरदार खान की हैसियत से हमारे साथ यहाँ तक आ गया है। वो लड़की अर्शी है, और वो बच्ची असल नीलकंठ है। इन सब पर सख्ता सा तारी हो गया था। सर हिदायतुल्लाह भी आंखें बंद किए बैठे हुए थे ताकि इनके तासुरात का अंदाज़ा किसी को ना हो सके। कमर मेहताब अली का सर चकरा रहा था। लॉर्ड एंजलू और माइकल बायर भी शदीद हैरत के आलम में थे। रीटा हार्वे के होंठों पर मुस्कुराहट। इसने कहा, वो असल बच्ची है। अब ज़रा गुजरे वाक़यात पर गौर करो। मिर्ज़ा नसीर बेग इसे ले उड़ा था। क्या मिर्ज़ा नसीर बेग की किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया था? वो तो शुक्र है कि हमारी किस्मत इसकी किस्मत पर हावी हो गई और जाहिद ने मसला हल कर डाला। एक काबिल कदर शख्स जाहिद, जिसने बहरहाल हम पर एक एहसान किया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वो बेचारा तो मिर्ज़ा नसीर बेग के ख़त्म हो जाने के बाद इस कदर दबा दबा रहा है कि कभी इसकी शख्सियत को कोई अहमियत नहीं दी गई। नहीं, ये बात नहीं है, ये सोच गलत है। लेकिन अर्शी। हाँ सर हिदायतुल्लाह, वो बच्ची असल नीलकंठ है और अर्शी तुम्हारी बेटी। लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूँगी, इन दोनों को माफ़ कर दिया जाए। ज़रा ये गौर कर लिया जाए कि इन दोनों की शमूलियत ने हमारे इस ग्रुप को किस कदर फ़ायदे पहुँचाए हैं। ये दो शरीर बच्चे हैं जो शायद एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, और मैं समझती हूँ कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। दोनों साफ़ सुथरी तबीयत के मालिक पाकीज़ा अफराद हैं, और मैं सिफारिश करती हूँ सर हिदायतुल्लाह के इस सिलसिले में अर्शी से कुछ ना कहा जाए। बड़ी अजीब बात है, बड़ी ही अजीब बात है। सर हिदायतुल्लाह ने कहा, जो कुछ भी है बहरहाल तुम्हारी बेटी ज़हीन है, और इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर इसे सरजनिश की जाए। मैं वाकई बेवकूफ़ बाप हूँ, सर हिदायतुल्लाह ने कहा, और कमर मेहताब अली कहका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, चलो ठीक है, ये क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है कि तुमने अपनी हिमाकत को तस्लीम किया। और सर हिदायतुल्लाह मुस्कुराने लगा था। दोस्तों, फिर कमर मेहताब अली ने कहा, इस इंकिशाफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? और सर हिदायतुल्लाह, मैं तुमसे अब ये सवाल कर रहा हूँ कि इन वाक़यात के इल्म में आ जाने के बाद अर्शी के साथ तुम्हारा रवैया कैसा रहेगा? सर हिदायतुल्लाह कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो बहुत शरीर है, लेकिन आप लोग एक बात का यकीन कर लीजिए कि इसके किरदार में कोई खामी नहीं है, और ये यकीन तुम हमें दिला रहे हो। अफसोस। कमर मेहताब अली ने कहा, क्या हम इसे नहीं जानते? नहीं, वाकई वो बेमिसाल शख्सियत के मालिक है, और ये शख्स नादिर शाह। तज्जुब है भाई, तज्जुब है। लेकिन तुम कहते 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 रुक गए थे। रीटा हार्वे बोली, हाँ, जब सच्चाइयों का दिन आ गया है और हकीकतों का इंकिशाफ होना है, तो फिर इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में तुम्हें एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। वो क्या भाई? आज तो बड़े बड़े इंकिशाफात का दिन है, सर हिदायतुल्लाह ने कहा। दिल दिल में वो बेहद मसरूर हो रहे थे कि अर्शी और नादिर शाह ने बड़ी खूबसूरती से इन पर से बोझ उतार दिया था। कमर मेहताब अली पुरख्याल लहजे में बोला, मैं भी एक शरीफ आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो अखलाक मान लेते हैं, सर हिदायतुल्लाह ने कहा। जैसे भी मानो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें वो मुख्तसर दास्तान सुना रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ हमारे माजी की मुहिम से है। वह हमारा मतलब है नीलकंठ में जिस लड़की से मेरी शादी की गई थी। जाहिर है वो शादी मेरे मज़हब के मुताबिक नहीं हुई थी, इसलिए वो मेरी बीवी किसी तौर करार नहीं पाई थी। मगर साइद होल ने अपने तौर पर तो ये सब कुछ कर ही डाला था। हाँ, बेशक ये कर लिया गया था, लेकिन मैंने इसे बीवी तस्लीम नहीं किया था। ला हौला वला। फिर वो बच्ची। पूरी बात सुनो भाई, बीच में टांग मत अड़ाओ, कमर मेहताब अली ने कहा, और वो सब हमतन गोश हो गए। कमर मेहताब अली ने कहा, वो लड़की एक और नौजवान से मोहब्बत करती थी जो इसी कबीले का बाशिंदा था।
جب مجھے محبت کا علم ہوا تو مجھے معاف کرنا، میں نے اس کے ساتھ حجرہ عروسی میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارا، بلکہ انسانی نقطہ نظر سے ان لوگوں کی محبت سے متاثر ہو کر میں نے اس نوجوان کو اس لڑکی کی قربت میں پیش کر دیا، اور اپنے طور پر میرا مطلب ہے جو ان کا طرز زندگی تھا، جس انداز میں وہ دوسرے کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے تھے، انہیں یکجا کر دیا۔ وہ بچی انہیں کے ملاپ کا نتیجہ تھی جسے میری اولاد سمجھا جاتا رہا۔ آپ لوگوں کو یہ ضرور ہنسی آئے گی کہ میں اس بچی کا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں اس کے ماں باپ تھے، جبکہ سائد ہول اور دوسرے افراد یہی سمجھتے تھے کہ میں ہی اس بچی کا باپ ہوں۔ یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں تھا، جبکہ باقی واقعات آپ جانتے ہیں۔ مرزا نصیر بیگ نے جو کمینہ پن کیا، اس کا شکار ہم سب ہوئے تھے۔ اگر وہ اس طرح بچی کو لے کر نہ بھاگتا تو ہمیں ہمارا مقصد اسی وقت حاصل ہو جاتا، کسی نہ کسی طرح میں اس ہیروں کے ذخیرے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا، اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہی بہت کچھ ہوتا، اور ہمیں دوبارہ یہاں نہیں آنا پڑتا۔ میں اس بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے لیے بھی آنا چاہتا تھا، اور میں نے اس کے لیے سارا کھیل کھیلا، مگر میں کیا کرتا؟ وہ میں نے اپنی بچی کو، میرا مطلب ہے اس بچی کو، اپنی ایک ملازمہ کے پاس پرورش کے لیے دے دیا، اور مرزا نصیر بیگ اس کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچی ملازمہ کے پاس سے بھی نکل گئی، اور مرزا نصیر بیگ نے میرے 2 ملازم قتل کر دیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ بچی میری نہیں تھی، اور اس کے ماں باپ نیل کنٹھ میں موجود ہیں۔ یہ انکشاف بھی کم حیرتناک نہیں تھا۔ وہ سب دیر تک گمسم رہے، پھر قمر مہتاب علی قہقہ لگا کر ہنس پڑا، اور وہ چونکری سے دیکھنے لگے۔ کیا بات! ایک اور بھی انکشاف ہے۔ جس دن یہ یوم انکشاف ٹھہرا تو میں بھی جیمز پیرے کو بھی کیوں چھپاؤں؟ کیا مطلب؟ سب چونک کر بولے، اور قمر مہتاب علی نے کہا وہ نوجوان بوڑھی بھی میک اپ میں ہے۔ اس کے بعد مہتاب علی مچل گارٹ ہیمباسٹر کی داستان سنانے لگا۔ سب محو حیرت گارٹ ہیمباسٹر کی کہانی سن رہے تھے۔ قمر مہتاب علی کے خاموش ہونے کے بعد بھی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر مائیکل بائر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، اور اب وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ سامنے سے عرشی اور نادر شاہ آ رہے تھے۔ عرشی نے ایک نگاہ میں بھانپ لیا کہ کام ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کی نگاہوں میں یہ احساس ہو رہا تھا۔ نادر شاہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے رفتار سست کرتے ہوئے کہا عرشی، دیکھ رہی ہوں۔ عرشی نے نادر شاہ کے لہجے سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یار میں نروس ہو رہا ہوں، میری انگلی پکڑ لو، عرشی نے کہا۔ کیا مطلب؟ 2 پہیوں کی گاڑی میں جب ایک پہیہ جام ہونے لگے تو دوسرا سہارا بن جاتا ہے۔ تم نروس نہیں ہو؟ بالکل نہیں، عورت ہے، خوب ذلیل کر رہی ہو، ذرا دیکھو وہ ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ چلے آؤ، تمہاری سست رفتاری زیادہ مشکوک ہے، عرشی نے کہا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ ریٹا ہاروے نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ بیٹھو، تم لوگوں کی چوری پکڑی گئی ہے، اور میں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے تمہاری یہ الجھن دور کرنا چاہتی ہوں۔ کون سی الجھن میڈم ہاروے؟ عرشی نے کہا۔ جب چہروں پر میک اپ ہوتا ہے تو طویل عرصہ میک اپ میں رہنے سے چہروں کا رنگ متاثر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے چہرے خراب ہو جائیں۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میڈم ہاروے، عرشی نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم دونوں سمجھ چکے ہو، اور ہم یہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا تمام تجربہ تمہاری ذہانت سے مات کھا چکا ہے۔ میں تمہاری سب سے بہتر وکیل ہوں، کاش آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی۔ عرشی بولی۔ تم بالکل خاموش ہو سردار خان، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نادر شاہ نے کہا۔ مجھ سے تعاون کرو ورنہ میں تم سے مقابلہ کروں گی، میڈم ہاروے ہنس کر بولی۔ میں تو تیار ہوں، لیکن تمہاری مسز نہیں مان رہی۔ کیوں؟ ریٹا ہاروے نے قہقہ لگا کر کہا۔ تم عرشی ہو؟ سر ہدایت اللہ نے اس موقع پر صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب عرشی نے حیران ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، مجھے آپ سے شکایت ہے ڈیڈی۔ پہلے یہ بتاؤ تم عرشی ہو؟ شکایت تو یہی ہے کہ اتنے طویل سفر میں آپ نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ روایت تو یہ ہے کہ خون تو فوراً خون کو پہچان لیتا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ مگر تم نے سب کیا کیا اور کیوں کیا؟ ہدایت اللہ تیکھے لہجے میں بولے۔ کیا کرتی؟ کتنی بار آپ سے کہا کہ میں بھی ایڈونچر کی شائق ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، آپ مانیں؟ اور اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو؟ نہیں مسٹر ہدایت اللہ، مجھے آپ کی ان الفاظ سے اختلاف ہے۔ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ دونوں اس مہم کے ہیرو رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حادثوں سے بچایا ہے۔ تاری بیگا کے معاملات اب ان لوگوں کے مکمل کنٹرول میں تھے۔ بستی میں امن و امان قائم ہو گیا تھا۔ یوں تو تھا ہی تاری بیگا کے سردار کا بیٹا، یہ الگ بات کہ اس نے اپنا منصب اپنے طور پر نہیں بلکہ اپنے باپ کے نام پر سنبھالا تھا، لیکن سادہ لو انسان ایسا ہی مزاج رکھتے ہیں۔ حقیقت کو منظر عام پر لانے کا تصور ہی خطرناک تھا۔
इन लोगों का दिमाग घूमते हुए कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। धुआ को अपना पोता मिल गया था और बदसूरत हम्बा इन लोगों को मोतक़िद हो गया था। सागी और रूका के साथ इसके झोंपड़े में मुंतकिल हो गई थी और धुआ ने झोंपड़ा खाली कर दिया था। इसने कहा, हालात कुछ भी हो जाए, एक औरत पर एक ही बेवकूफ़ भरोसा कर सकता है और वो दिन ज़रूर आएगा जब अहमक रूका अपने दादा के पास पहुंचकर कहेगा, दादा, औरत से बचने की क्या तरकीब हो सकती है। यूट के बेशुमार मोतक़िद इसके इशारे पर जान देने पर आमादा थे और बस्ती को हर इस शख्स से पाक कर दिया गया था जो किसी भी शक्ल में टारीवागा के पुजारी का मुखालिफ था। और ये बात सबको समझा दी गई थी कि निजात दहिंदा की इताअत गुजारी में ही निजात है, वरना किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो यूँ सारे मामला हमवार हो गए, साजिशी मौत के घाट उतर गए और अब कोई साजिश नहीं थी। उधर एमरे ख़ानदान ने यह फैसला कर लिया था कि वो यूट के साथ इस बस्ती में रहेंगे और तहजीब की दुनिया से दूर इन गैर मुहज़्ज़ब वहशियों के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। किसी को इस पर एतराज़ नहीं हुआ था, यह तो हर शख्स की मर्ज़ी थी। यूट की दरख्वास्त पर एमरे ने यह भी कबूल कर लिया था कि टारीवागा को एक ऐसी नी मुहज़्ज़म आबादी बना दिया जाएगा जहाँ ज़िंदगी सुकून से गुजरें। एमरे इंतहाई बासलाहियत नौजवान था और एल्मा ब्रांड की क़ुर्बत ने इसके जहन को मुकम्मल सुकून बख्शा था और फिर माँ बाप का मिल जाना भी बुनियादी हैसियत रखता था। दूसरी जानिब मूरी थी जो शोंते की बच्चे की माँ थी और शोंते टारीवागा का बाशिंदा था, इसका शोहर, इसका महबूब। चुनांचे कुछ ऐसी खिचड़ी पक गई थी, इन लोगों के लिए टारीवागा छोड़ना मुमकिन नहीं रहा था। अलबत्ता एमरे ने कहा था, मिस्टर मेहताब अली, यह अलग बात है कि एल्मा और मेरे माँ बाप कभी इस दुनिया से उकता जाएं और महज़्ज़ब दुनिया की आबादियों की तरफ रुख करने की कोशिश करें। उस वक्त मैं यूट को अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में आ जाऊँगा। अब मेरे लिए यही लाजिम है कि मैं इस बस्ती की खिदमत करूँ और मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इन ज़रख़ेज़ ज़मीनों को अगर तरतीब दिया जाए तो इस आबादी की खुशहाली में बेइंतहा इजाफा हो सकता है और फिर ये लोग इसे मुक़द्दस पुजारी की आमद की बरकतें ही समझेंगे और फिर हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। हमें इस पर एतराज़ नहीं है डेर एमरे। बाकी जो और खिदमतें सर अंजाम देनी है इनके लिए आप मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों में पीछे नहीं पाएंगे, चूँकि यहाँ के मामला तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। और इसके बाद ये जिम्मेदारी यूट पर आयद कर दी गई थी कि वो ये बताया कि इस जगह से मोहमजुओं के लिए क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात यूट के इल्म में नहीं आई थी।